हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 को करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 को कर लिया है। आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। ठीक है, इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी वीआई क्वेश्चन है एग्जाम के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हम लोग उसी को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है इसमें कि मानव नेत्र क्या है। जैसे कि चैप्टर का नाम है कि मानव नेत्र, ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न बन जाता है कि मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा दिया गया एक प्रकाश यंत्र है। मानव नेत्र क्या है कि प्रकृति के द्वारा, कुदरती द्वारा दिया गया एक प्रकार का क्या है, प्रकाश यंत्र है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, मानव नेत्र प्रकृति द्वारा दिया गया एक प्रकार का प्रकाश यंत्र है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक, आगे समझ में। मानव नेत्र क्या है, तो प्रकृति के द्वारा दिया गया एक प्रकार का प्रकाश यंत्र है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। इसे क्या कहेंगे, मानव नेत्र कहेंगे। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र का संक्षिप्त वर्णन करें, यानी कि मनुष्य की जो नेत्र है, जो आँख है, उसका चित्र सहित वर्णन करें। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसका चित्र को समझते हैं। देखिए इसका इस तरह से यहाँ चित्र बनाया गया है, और आपको अगर बढ़िया से चित्र बनाना है तो आपके बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख करके बनाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसमें कुछ देखिए, एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चित्र 5 मार्क्स का। ठीक, तो चित्र बनाने के बाद उसका कुछ पार्ट होता है, उसका नाम लिख देना। तो चित्र में ये दृष्टिपटल या रेटिना होता है, जहाँ प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, दृष्टिपटल या रेटिना होता है जहाँ प्रतिबिंब बनता है, ये वाला एरिया में। ठीक है, उसके दिए वाला एरिया इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। ये अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी मतलब आर पार जिसका नहीं देखा जा सकता। ठीक, और यहाँ जो ये जो उभरा हुआ इस तरह से है, ठीक है, आँख के आगे वाला भाग, इसको बोलते हैं नेत्र लेंस। और नेत्र लेंस जो होता है ना, ये उत्तल लेंस लगा हुआ था। एक जो आँख का आगे वाला भाग होता है ना, बाहर की और उभरा हुआ, इसको बोलते हैं नेत्र लेंस। और ये नेत्र लेंस जो होता है वह उत्तल लेंस होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है, तो ये ध्यान रखना, उत्तल लेंस। उसके दिए वाला जो भाग होता है, ये अंदर वाला, इसको बोलते हैं कोर्निया। ठीक है, ये वाला जो ऊपर वाला भाग है, इसको बोलते हैं कोर्निया। ये पारदर्शी होता है, मतलब पारदर्शी मतलब आर पार देखा जा सके। ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग का क्या होता है, प्रकाश आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, ये जो अंदर में जो लिक्विड टाइप का भरा हुआ है, इसके अंदर वाला भाग में जो लिक्विड टाइप का भरा हुआ है, इसको बोलते हैं नेत्रोद। ठीक है, ये लिक्विड है एक प्रकार से, जैसे कि आँख में होता है ना, आंसू वगैरह निकलता है, वो नेत्रोद निकलता है। ठीक है, नेत्रोद यहाँ जो है ना, वही निकलता है बाहर। उसके बाद इसके अंदर ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, इसको बोलेंगे आस्थित, यानी कि ये रंगीन पदार्थ, रंगीन कलर का होता है। उसके बाद इसके जो अंदर ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट सफ़ेद टाइप का, इसको बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया। ये जो दिख रहा है वाइट टाइप का, ये वाला, इसको बोलेंगे सिलियरी मांसपेशिया। और इसके ये वाला पार्ट, ये वाला सेकेंड पार्ट को बोलेंगे कार्डियक। आंतरिक परिवर्तन को रोकता है। ठीक है, आंतरिक परिवर्तन मतलब बाहर से प्रकाश ना आ जाए, प्रतिबिंब बनने में मदद करता है ये कार्डियक। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो आँख के अंदर जो द्रव भरा हुआ रहता है, इस तरह से लिक्विड जो भरा हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं कचाव द्रव। ठीक, चलिए आइए सबका डेफिनेशन अब समझते हैं। तो सबसे पहले दृढ़ पटल, यानी कि जिसको स्क्लेरा कहते हैं, मानव नेत्र का सबसे ऊपरी आवरण जो काला और सफ़ेद होता है। मानव नेत्र का, मनुष्य के नेत्र का जो सबसे ऊपरी आवरण है, सबसे बाहर वाला जो आवरण है, भाग है, और ये सफ़ेद और काला होता है, उसे दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, ये अपारदर्शी होता है। मानव नेत्र का सबसे जो बाहर वाला भाग होता है, क्या होता है, ये कठोर और कड़ा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है कॉर्निया। स्क्लेरा के सामने वाले भाग कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली द्वारा होती है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। फिर से समझिएगा, कॉर्निया किसको कहेंगे, स्क्लेरा के सामने वाले भाग, स्क्लेरा के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई
यानी कि बाहर की ओर निकला हुआ पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्निया कहेंगे। ठीक है, आप लोग चित्र के साथ देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। अगला है कोराइड। कोराइड क्या होता है, तो स्क्लेरा के नीचे वाली परत को कोराइड कहते हैं। सामने में अगर बुक रखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, बुक के साथ अगर डेफिनेशन समझते हैं। तो स्क्लेरा के नीचे वाली जो परत है उस परत को हम लोग क्या कहेंगे, कोराइड कहेंगे। इसका दूसरा नाम यानी कि कोराइड का दूसरा नाम होता है रक्तपटल। ठीक है, रक्तपटल भी इसको कहते हैं। अगला है आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका, तो कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है। कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, आइरिस कहेंगे। कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है, छिद्र होता है, जिस छिद्र को हम लोग क्या कहेंगे, आइरिस कहेंगे। अगला है पुतली या नेत्र द्वार। पुतली या नेत्र द्वार, तो आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पुतली कहेंगे। आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। अगला है सिलेरी फेसिया। सिलेरी फेसिया किसको कहेंगे, तो आइरिस के पीछे वाली परत को सिलेरी फेसिया कहते हैं। हमारे जो आइरिस है उसके जो पीछे वाला भाग होता है, जस्ट पीछे वाला भाग, उसको बोलेंगे सिलेरी फेसिया। अगला है नेत्र लेंस। तो पुतली के नीचे पारदर्शी और मुलायम पदार्थ को क्या कहेंगे, नेत्र लेंस कहेंगे। पुतली के पीछे जो पारदर्शी होता है, जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी और जो मुलायम पदार्थ होता है, उस मुलायम पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, नेत्र लेंस कहेंगे। ठीक है। अगला है जलीय द्रव। तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच एक द्रव भरा होता है। समझिएगा, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच एक द्रव भरा रहता है। इसी द्रव के कारण क्या होता है, नेत्र में आंसू बनते हैं। ठीक है, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जो द्रव भरा हुआ रहता है, जिस द्रव के कारण आंसू निकलते हैं, इसी द्रव को हम लोग क्या कहेंगे, इसी द्रव को हम लोग जलीय द्रव या नेत्रोद्र कहते हैं। ठीक है, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच जो द्रव भरा हुआ रहता है उसी द्रव को क्या कहेंगे, जलीय द्रव कहेंगे। और इसी के अनुसार हम लोग का क्या होता है, आंसू निकलता है। अगला है कचाप द्रव। तो नेत्र लेंस के पीछे जाने वाले द्रव को कचाप द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस के पीछे तरफ जाने वाले जो द्रव होते हैं उसी द्रव को हम लोग कहेंगे कचाप द्रव। अगला है रेटिना या दृष्टिपटल। तो यह मानव नेत्र का सबसे प्रमुख अंग होता है। नेत्र लेंस या दृष्टिपटल क्या होता है कि मनुष्य के नेत्र का सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह नेत्र के सबसे भीतरी भाग होता है। रेटिना क्या होता है कि मानव नेत्र का सबसे अहम भूमिका होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और ये नेत्र के सबसे भीतरी भाग होता है जहाँ पे क्या होता है, ये प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए इस तरह से इसका चित्र के साथ इतना पॉइंट लिख देना है, तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और ये VVI क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए उससे कई गुना ये VVI क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, वो तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन था। ये 2 मार्क्स में पूछता है कि जो समंजन क्षमता है वो क्या होता है। समंजन क्षमता, जैसे DSLR वगैरह कैमरा देखते हैं ना, उसमें जूम करते हैं, वही हो गया समंजन क्षमता। उसी तरह से देखिए यहाँ आँखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है। जैसे कि DSLR कैमरा में क्या होता है कि फोकस दूरी बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, कोई भी चीज़ पर जूम करना पड़ता है, लेकिन हमारा जो नेत्र होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, किसी भी वस्तु को जूम कर लेता है, जूम इन कर लेता है, जूम आउट कर लेता है। ठीक है, तो आँखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है कि अपने आप बदलती है, जिससे दूर और नज़दीक स्थित बिंदु को हम साफ साफ देख पाते हैं, उसे समंजन क्षमता कहेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि आँखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र की फोकस दूरी बदलती रहती है, जिससे दूर वाला वस्तु या निकट वाला वस्तु क्या होता है कि साफ साफ हमको दिखाई देने पड़ता है, उसको क्या कहेंगे, समंजन क्षमता कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी VVI क्वेश्चन है। तीव्र प्रकाश वाले कमरे से मंद प्रकाश वाले कमरे में जाने पर, मान लो कि एक ऐसे कमरे में है जहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी है, अब उस कमरे से अचानक निकल करके हम क्या कर रहे हैं, एक अंधेरा वाला कमरा में जाते हैं, तो वहाँ रखी वस्तु को स्पष्ट देखने पर कठिनाई होती है। अगर तीव्र प्रकाश वाला कमरा से अगर हम अंधेरा कमरा में कम रोशनी वाला अगर प्रकाश में चलते हैं, तो क्या होता है कि कम रोशनी वाला प्रकाश में जाने पर उस कमरे में क्या होगा, जो भी वस्तु वगैरह रखा हुआ रहता है वो हम लोग को देखने में थोड़ा कठिनाई होती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक, चलिए समझते हैं। देखिए, जब तीव्र प्रकाश वाले कमरे में होते हैं, जब हम लोग तीव्र प्रकाश वाले
ज़्यादा रोशनी वाले कमरे में होते हैं तो नेत्र की पुतली जो है सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। जब हम लोग तीव्र प्रकाश वाले कमरे में रहेंगे तो क्या होगा, कोई भी वस्तु आसानी से दिखाई देता है, जिसके कारण जो नेत्र पुतली है वो क्या होता है, सिकुड़ जाती है। ठीक, जिसे फैलकर वास्तविक स्थिति में आने में, जिसे ये तो सिकुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, तो उसको अपने वास्तविक स्थिति में आने में, थोड़ा बड़ा होने में क्या होता है कि उसको समय लग जाता है। यही कारण है कि तीव्र प्रकाश वाले कमरे से, यही रीज़न है कि तीव्र प्रकाश वाले कमरे से अगर कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो जाने से क्या होता है कि वहाँ पर रखी हुई जो भी वस्तु है वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है या देखने में कठिनाई होती है। ठीक है, समझ में आ गया कि तीव्र प्रकाश वाले कमरे से अगर कम प्रकाश वाले कमरे में जाएंगे तो कोई भी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसका रीज़न क्या है, तो जब हम लोग तीव्र प्रकाश वाले कमरे में रहते हैं तो वहाँ हम लोग का क्या होता है, आँख का पुतली सिकुड़ी हुई रहती है, और अगर हम बंद कमरे में जाते हैं तो उसको अपने वास्तविक स्थिति में आने में थोड़ा समय लग जाता है निकलने में, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर रखी हुई जो भी वस्तु है हमें कम दिखाई देता है। ठीक है, या दिखने में परेशानी हो रही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निकट बिंदु क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निकट बिंदु क्या है। तो आँख के सबसे निकट का वह बिंदु, आँख के निकट का वह बिंदु जहाँ पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। देखिए आँख के सामने रखी हुई, आँख के निकट रखी हुई वह वस्तु जो हमको स्पष्ट दिखाई दे उसे क्या कहेंगे, निकट बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो यह जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। देखिए अगर मान लेते हैं हम लोग आँख के सामने अगर निकट में कोई सामान रखते हैं तो जैसे ही आँख के सामने अगर सटा दीजिएगा ना तो वो क्या होता है, धुंधला हम लोग को दिखाई देता है। तो आँख के सामने हम कितना दूरी पर किसी वस्तु को रखेंगे ताकि हमको साफ साफ दिखाई देगा, उसको बोलेंगे निकट बिंदु। और एक सामान्य व्यक्ति में, मतलब जिसका आँख अगर ठीक है, तो उसका जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि निकट बिंदु का दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा निकट बिंदु किसे कहते हैं, तो आँख के सबसे निकट का वह बिंदु, हमारे आँख के निकट का सबसे वह बिंदु जहाँ पर रखी हुई कोई भी वस्तु को हम लोग साफ साफ देखते हैं उसके निकट बिंदु कहेंगे। और निकट बिंदु कितना सेंटीमीटर का होता है, कितना दूरी होता है निकट बिंदु, तो सामान्य आँख में कितना है, 25 सेंटीमीटर। अगर आँख का आँख खराब है तो उसके अनुसार एडजस्ट होगा। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल आँख है, जिसका आँख ठीक ठाक है, तो वो 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न समझते हैं कि दूर का बिंदु क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेत्र से दूर वह बिंदु, मतलब आँख से दूर वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है वो दूर का बिंदु कहलाता है। नेत्र से दूर वह बिंदु जहाँ पर रखी हुई कोई भी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उसे क्या कहेंगे, दूर का बिंदु कहेंगे। और दूर का बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, अगर जिसका आँख स्वस्थ है तो वो अनंत वाला दूर वाला भी चीज़ क्या होगा, वो साफ साफ देख लेगा। ठीक है, आया समझ में। दूर का बिंदु किसे कहते हैं, तो नेत्र से दूर वह बिंदु जहाँ पर रखी हुई कोई भी वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है, उसे दूर का बिंदु कहेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दृष्टिपरास किसे कहेंगे। क्वेश्चन है कि दृष्टिपरास किसे कहेंगे, तो निकट का बिंदु एवं दूर का बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहेंगे। बहुत ही आसान है, निकट का बिंदु, ठीक है, यानी कि 25 सेंटीमीटर, आँख से दूर 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई वस्तु और अनंत का वस्तु के बीच जो दूरी होगा उसको कहेंगे दृष्टिपरास। ठीक, दृष्टिपरास किसे कहेंगे, तो निकट, ऐसे लिखना है डेफिनेशन कि निकट का बिंदु तथा दूर का बिंदु के बीच जो दूरी होता है, निकट का बिंदु और दूर का बिंदु के बीच जो दूरी होता है उसको क्या कहेंगे, दृष्टिपरास कहेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न समझते हैं कि मोतियाबिंद क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोतियाबिंद क्या है। तो अधिक उम्र के लोगों के नेत्र के, यानी कि जिस व्यक्ति का उम्र ज़्यादा हो जाता है, खास करके 40 साल 45 साल मतलब प्लस हो जाता है, ठीक है, तो अधिक उम्र के लोगों के नेत्र के ऊपरी परत पर दूधिया एवं धुंधला परत जम जाता है। जिसका उम्र ज़्यादा होता है, मतलब 45 प्लस हो जाता है, तो उसका आँख के ऊपर क्या होता है कि दूधिया कलर का, दूधिया और धुंधला जो है ना, एक तरह से परत जम जाता है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, इसे ठीक किया जा सकता है। जो मोतियाबिंद वगैरह होता है तो ऑपरेशन वगैरह करके उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, मोतियाबिंद किसे कहते हैं, तो अधिक उम्र के लोगों के नेत्र के ऊपर, अधिक उम्र के व्यक्ति के जो आँख के ऊपर दूधिया और धुंधला परत बन जाता है, उसी दूधिया परत को क्या कहेंगे, मोतियाबिंद कहेंगे, और मोतियाबिंद को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है। जो हमारे आँख है, हम लोग को कोई भी चीज़ जो देखते हैं उसके लिए प्रकाश चाहिए। तो जैसे कि हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आँख में पर्दा पे बनता है अंदर,
तो प्रवेश जो करता है हमारे आँख में, रोशनी जो प्रवेश करता है वो कौन सा हिस्से से करता है, तो याद रखिएगा कॉर्निया से। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपको कि नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, तो कॉर्निया से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रंगों से मतलब नेत्र के किस भाग से भरा होता है। रंगों से मतलब नेत्र के किस भाग से भरा होता है। ठीक है, तो आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका में क्या होता है कि रंग से मतलब कलर वलर जो हम लोग पहचानते हैं किस आँख के किस भाग से, तो आइरिस या परितारिका से हम लोग को पता चलता है कलर। अगला प्रश्न है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। न्यूनतम दूरी देखिए, न्यूनतम दूरी पूछ रहा है तो कोई भी अगर आँख सही है ना, तो अगर न्यूनतम दूरी कितना होगा 25 सेंटीमीटर होगा और अधिकतम दूरी कितना होगा अनंत होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। न्यूनतम दूरी 25 और मैक्सिमम अनंत, तो 25 से अनंत तक। स्पष्ट दृष्टि, जिसका आँख ठीक है उसको कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ कोई भी सामान स्पष्ट दिखेगा और मैक्सिमम अनंत पर रखी हुई वस्तु क्या होगा, साफ साफ दिखेगा। तो न्यूनतम दूरी की अधिकतम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। अगला प्रश्न है कि पुतली का रंग काला क्यों होता है। जो हमारे आँख का जो पुतली होता है उसका रंग जो है देखो होंगे वो ब्लैक कलर का होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि पुतली प्रकाश का परावर्तन नहीं करने देता है। क्योंकि पुतली जो होता है प्रकाश का परावर्तन करने के लिए नहीं देता है, वह प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसलिए क्या होता है कि हमारे आँखों का पुतली जो है ना काला कलर का दिखाई देता है। फिर से समझिएगा, आँख का ये पुतली का रंग जो है काला क्यों होता है। हमारे आँख में जो पुतली है उसका कलर जो है ना काला होता है। ऐसा क्यों, तो इसका रीज़न है कि पुतली जो है ना प्रकाश का परावर्तन करने नहीं देता है। पुतली प्रकाश का परावर्तन नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है कि वह प्रकाश को अवशोषण कर लेता है। ठीक है, अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण आँख का पुतली क्या होता है काला दिखाई देता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नेत्र में कौन सा लेंस होता है। जो हमारे आँख है, आँख में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस। ठीक, नेत्र में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है कि नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि हम लोग आँख में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो ये वास्तविक बनता है। ठीक है, आँख में वास्तविक प्रतिबिंब होता है, यानी कि हम जो आपको देख रहे हैं या फिर सामने कोई व्यक्ति रखा हुआ है तो उसको हम लोग देख सकते हैं वास्तव में। ऐसा थोड़े है कि कल्पना करते हैं हाँ यहाँ व्यक्ति होगा, नहीं ना, ऐसा मतलब साफ साफ देख पाते हैं, वास्तव में होता है। तो नेत्र में किस टाइप का प्रतिबिंब बनेगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, नेत्र में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और ये उल्टा बनता है। ठीक है, नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगला, अब बोलोगे सर सीधा बोलना है, नहीं उल्टा कहेंगे इसको। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस भाग में प्रतिबिंब बनता है, यानी कि हमारे जो आँख में जो प्रतिबिंब बनता है कौन सा पार्ट में, कौन सा हिस्सा में, तो रेटिना या दृष्टिपटल में। ठीक है, मानव नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा आप लोगों को कि मानव नेत्र में किस भाग में प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र में जो रेटिना होता है ना, रेटिना या दृष्टिपटल, वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र में किस भाग में प्रतिबिंब बनता है, रेटिना या दृष्टिपटल। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं कि मानव नेत्र के किस द्रव्य के कारण आंसू होता है। मानव नेत्र का हमारे आँख से जो है ना आंसू वगैरह निकलता है, तो ये कौन सा द्रव्य के कारण ऐसा होता है, तो जलीय द्रव्य या नेत्रोद। ठीक है, जलीय द्रव्य या नेत्रोद के कारण क्या होता है कि हमारे आँख से जो है ना आंसू निकलता है, जिससे रोते हैं। ठीक है, तो उसमें आंसू निकलता है ना, तो वो कौन सा द्रव्य निकलता है, तो हमारे आँख में जो नेत्रोद है या जो जलीय द्रव्य है वो निकलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रेटिना से कितने तंतु जुड़े होते हैं। तो याद रखिएगा, रेटिना से कितने तंतु जुड़े होते हैं, तो 2 तंतु जुड़े होते हैं, क्षर और शंकु। रेटिना से कितने तंतु जुड़े होते हैं, तो क्षर और शंकु, 2 तंतु। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रतिबिंब की संवेदना मस्तिष्क को कौन पहुंचाता है। देखिए, अगर प्रतिबिंब आँख में बनता है तो इसका संवेदना, इसका जो सूचना होता है मस्तिष्क को देता है। ये कौन देता है, तो क्षर एवं शंकु। क्षर एवं शंकु दृढ़ तंत्रिका में के माध्यम से। तो क्षर एवं शंकु जो होता है ये दृढ़ तंत्रिका के माध्यम से क्या होता है कि नेत्र में बना हुआ प्रतिबिंब का इंफॉर्मेशन कहाँ पहुँचाता है, मस्तिष्क तक पहुँचाता है। ठीक, अगला प्रश्न है
मानव नेत्र के किस भाग में पीत बिंदु होता है? मानव नेत्र के किस भाग में पीत बिंदु होता है? तो याद रखिएगा रेटिना में। ये सब ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र के किस भाग में पीत बिंदु होता है, तो रेटिना में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पीत बिंदु में कौन सा तंतु होता है? पीत बिंदु में कौन सा तंतु होता है? तो शंकु तंतु। पीत बिंदु में कौन सा तंतु होता है? शंकु तंतु। चलिए अगला प्रश्न है कि दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष मतलब क्या होता है? एक तरह से आँख का ये बीमारी होता है दृष्टि दोष, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो ये दृष्टि दोष किसको कहेंगे? तो आंसर है कि सामान्य मानव नेत्र जब अपनी समंजन क्षमता को खो देता है, यानी कि जब कोई मनुष्य का आँख देखने की क्षमता को खो देता है, मतलब या तो उसको दूर का वस्तु नहीं दिखता है या तो निकट का नहीं दिखता है। ठीक है। जब कोई मानव नेत्र जो है ना अपना समंजन क्षमता को अगर खो देता है तो उसका निकट या दूर का बिंदु प्रभावित होता है। अगर किसी व्यक्ति का आँख जो है प्रभावित है, समंजन क्षमता खराब है उसका, तो या तो उसको दूर वाला वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा या तो निकट वाला साफ साफ नहीं दिखेगा। ठीक है। यानी कि दूर वाला बिंदु उसका या तो प्रभावित होगा या तो निकट वाला बिंदु प्रभावित होगा। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है। सामान्य मानव नेत्र जब समंजन क्षमता को खो देती है तो उसका निकट या दूर का बिंदु क्या होती है? प्रभावित हो जाती है, और इस स्थिति को क्या कहेंगे? दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं कि यह जो है ना, यानी कि यह मतलब दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? तो एक निकट दृष्टि दोष होता है, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता, और चौथा होता है अबिंदुकता। अब इसके बारे में हम लोग बारी बारी से समझते हैं। ठीक है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक। आइए सबसे पहला समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और इसके मतलब निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या है, और निकट दृष्टि दोष अगर हो जाए तो उसका उपचार कैसे कर सकते हैं, इलाज कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण और इसके उपचार बताइए। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक। तो आइए इसको समझते हैं आंसर। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्या होगा कि निकट की वस्तु दिखेगा, ठीक है, तथा दूर की वस्तु नहीं दिखती है, उसे क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष कहेंगे। फिर से एक बार समझिए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट वाला वस्तु दिखता है, निकट वाला सामान दिखता है, लेकिन दूर में रखा हुआ सामान क्या होता है? हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसे क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक। चलिए डेफिनेशन समझिए। अब इसका कारण समझते हैं कि ये जो निकट दृष्टि दोष होता है ये व्यक्तियों को क्यों होता है, कैसे होता है? तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस और रेटिना जो है, हमारे आँख में जो नेत्र लेंस है और रेटिना है, इसका अगर दूरी बढ़ जाता है या नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाने के कारण, या फिर नेत्र लेंस और रेटिना, आपको रीजन क्या बता रहा है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगा या फिर नेत्र गोलक बढ़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? निकट दृष्टि दोष हो सकता है। दूसरा है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। अगर हमारा नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जहाँ प्रतिबिंब है उससे पहले जहाँ रेटिना है उससे पहले प्रतिबिंब बनने लगता है, जिस कारण क्या होता है कि हमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष होने का 2 रीज़न, पहला कि नेत्र लेंस या रेटिना का बीच की दूरी बढ़ जाना, दूसरा जो नेत्र लेंस है यानी कि जो उत्तल लेंस हमारे आँख में है उसका मोटा हो जाना। ठीक है। अगला है इसका उपचार किस तरह से किया जाए। तो इसमें क्या होता है कि अवतल लेंस का प्रयोग होता है। जो अगर निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को होता है तो उसमें क्या होगा कि उसको अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। अवतल लेंस की मदद से क्या होगा, उसका जो भी उपचार है वो किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका उपचार तथा कारण बताया। कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है होने का, और इसका उपचार हम किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक। तो समझते हैं कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्या होगा कि दूर की वस्तु को दिखेगा। ठीक है। वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखती है लेकिन क्या होता है कि निकट की वस्तु नहीं दिखती है, उसे क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष। फिर से समझिएगा, दूर दृष्टि दोष किसे कहेंगे? तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखती है, ठीक है, और नज़दीक वाला वस्तु नहीं दिखता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक। आइए इसका कारण समझते हैं कि ये जो दूर दृष्टि दोष होता है व्यक्तियों को क्यों होता है, क्या रीज़न है। तो पहला रीज़न ये है कि नेत्र लेंस और रेटिना के जो बीच की दूरी है बढ़ जाता है। अगर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगा तो वो निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है। और नेत्र लेंस और रेटिना की दूरी अगर घट जाता है तो वो
इससे क्या होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। या नेत्र गोलक क्या होता है, छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक मोटा होगा तो निकट दृष्टि दोष, नेत्र गोलक अगर छोटा होगा तो दूरदृष्टि दोष। एकदम कॉमन सा हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष का एकदम सिंपल सा 2 ही रीज़न याद रखना। पहला, नेत्र लेंस या रेटिना के बीच की दूरी अगर बढ़ जाता है, नेत्र लेंस और रेटिना का अगर बीच की दूरी बढ़ जाता है तो उसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अगर घट जाता है दूरी, नेत्र लेंस और रेटिना का बीच का दूरी अगर घट जाता है, गैपिंग अगर कम हो जाता है तो वो दूरदृष्टि दोष। इसके अलावा नेत्र गोलक अगर पतला हो जाता है तो दूरदृष्टि दोष, और नेत्र गोलक या नेत्र लेंस जो है वो अगर मोटा हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष। नेत्र गोलक अगर मोटा हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष, नेत्र गोलक अगर छोटा हो जाता है तो दूरदृष्टि दोष, ठीक है। आया समझ में। नेत्र गोलक अगर मोटा हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष, नेत्र गोलक अगर छोटा हो जाता है तो दूरदृष्टि दोष। अगला है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। नेत्र लेंस अगर बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, इसका मतलब आपका दूरदृष्टि दोष है। ये रीज़न है, 2 रीज़न है दूरदृष्टि दोष होने का, ठीक है। अब देखिए आगे इसका उपचार हम किस तरह से करेंगे। तो इससे उत्तल लेंस द्वारा उपचार किया जाता है। यानी कि अगर दूरदृष्टि दोष किसी व्यक्ति को होता है तो उसका उपचार जो है ना उत्तल लेंस से होगा, ठीक। निकट दृष्टि दोष वाले का उपचार कैसे होगा, अवतल लेंस से, और दूर वाले का उत्तल से, ठीक। तो चलिए यहाँ एक चित्र बनाया गया है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को अगर दूरदृष्टि दोष है, इस तरह से अगर किसी व्यक्ति को अगर दूरदृष्टि दोष है तो यहाँ लेंस लगा हुआ है। जैसे प्रकाश का किरण आने के बाद देखिए यहाँ प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना में, लेकिन क्या हुआ, प्रतिबिंब यही बन रहा है, ठीक है। तो ये दूरदृष्टि दोष के कारण ऐसा होता है। चलिए अगला हम समझते हैं कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जरा दृष्टि दोष किसको कहेंगे और इसका उपचार वगैरह कैसे करेंगे, ठीक। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट के साथ साथ क्या होगा, दूर का भी बिंदु प्रभावित होता है। वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट के साथ साथ दूर का भी बिंदु प्रभावित होता है, उसे क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष कहेंगे। जरा दूरदृष्टि कहेंगे। जरा दृष्टि दोष कहलाता है वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट का बिंदु तो साफ साफ नहीं दिखता है और दूर का भी बिंदु साफ साफ नहीं दिखता है, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष कहेंगे। यह रोग जो है ना, खास करके बुढ़ापे में जो सिलियरी पेशियाँ, ठीक है, सिलियरी पेशिया जो मतलब लेंस को पकड़े रखता है दोनों तरफ से, तो सिलियरी पेशिया के थक जाने के कारण होता है। जरा दृष्टि दोष किसे कहेंगे, तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट के साथ साथ दूर का भी बिंदु प्रभावित होता है, यानी कि जिसमें निकट का बिंदु और दूर का बिंदु दोनों प्रभावित होता है, उसे क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष कहेंगे। और ये जरा दृष्टि दोष जो होता है खास करके ये बुढ़ापे में होता है। क्यों होता है, तो जो हमारे सिलियरी पेशिया है जो उत्तल लेंस को पकड़े रखते हैं उसका थक जाने के कारण, ठीक है। चलो, इसमें 2 तरह के लेंस का प्रयोग होता है। यानी कि अगर जरा दृष्टि दोष होता है तो इसका अगर उपचार करेंगे, जैसे कि इसमें क्या हुआ कि निकट का भी बिंदु प्रभावित है, तो निकट बिंदु अगर प्रभावित होता है किसी को, निकट दृष्टि दोष अगर होता है तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि दूर का भी वस्तु नहीं दिखता है, तो दूर का वस्तु को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट और दूर दोनों का बिंदु क्या होता है, प्रभावित होता है। इसका मतलब इसमें 2 प्रकार का लेंस लगाया जाता है। निकट वाला बिंदु को ठीक करने के लिए अवतल लेंस और दूर का बिंदु को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस, ठीक है। तो याद रखिए कि अवतल लेंस जिसका क्या होता है, फोकस दूरी अधिक होता है, और उत्तल लेंस जिसका फोकस दूरी कम होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर जरा दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को होता है, किसी व्यक्ति का अगर दोनों बिंदु प्रभावित है तो उसको 2 प्रकार का लेंस लगाना होगा। यानी कि उसका जो लेंस होगा, चश्मा होगा, उसमें 2 प्रकार का लेंस लगा होगा, उत्तल और अवतल दोनों, ठीक है। उत्तल काम क्या करेगा, तो उत्तल दूर वाला बिंदु को देखने में हेल्प करेगा, और अवतल क्या करेगा, और निकट वाला वस्तु को देखने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, तो सिलियरी पेशिया के थक जाने के कारण ये जो जरा दूरदृष्टि दोष होता है, जरा दूरदर्शिता, ये जो सिलियरी पेशिया है वो थक जाने के कारण होता है, ठीक। इसका उपचार कैसे करेंगे, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इसका उपचार करने के लिए 2 प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइफोकल लेंस। यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो इसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस, ठीक है। चलिए देखिए, अबिंदुकता तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी समझ लीजिए। अबिंदुकता किसे कहते हैं, तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें मानव नेत्र एक ही साथ उदग्र रेखा और क्षैतिज रेखा को फोकसित नहीं कर पा रहा हो, जिसे क्या कहेंगे, जिसके कारण क्या होता है, कभी गोलक
गोल वस्तु भी लंबा दिखने लगता है और लंबा वस्तु भी गोल दिखने लगता है। अबिंदुकता किसे कहते हैं? तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें क्या होता है कि मनुष्य का नेत्र एक ही साथ उदग्र रेखा और क्षैतिज रेखा को फोकसित नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है कि उसको गोल वाला भी वस्तु क्या होता है, लंबा दिखने लगता है, और लंबा वस्तु क्या होता है, कभी कभी गोल दिखने लगता है। तो इसको बोलेंगे अबिंदुकता, ठीक है। और इसमें आप लोग उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, ये आप लोग का सिलेबस में नहीं है, ये एडवांस क्वेश्चन है, ठीक। चलिए, ये क्लास 11th से है। अच्छा, इसका कारण भी समझ लीजिए कि कॉर्निया का वक्र जो हो ना, कॉर्निया का वक्र हो जाना, इसका उपचार होगा बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, अबिंदुकता वाला नोट नहीं कीजिए इसको। चलिए, अगला प्रश्न समझिए, ये VVI क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के सामान्य दोषों के नाम बताएं। यानी कि मनुष्य का जो नेत्र होता है उसमें किस प्रकार का बीमारी हो सकता है, ठीक है। एक तो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किससे कहेंगे? जब निकट का वस्तु दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, तो निकट दृष्टि दोष। एक होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर का सामान दिखेगा लेकिन नज़दीक वाला नहीं दिखेगा। जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष यानी कि जिसमें क्या होगा कि ना तो निकट का ठीक से दिखेगा ना तो दूर का दिखेगा, जिसको हम लोग मोतियाबिंद भी एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। और अबिंदुकता तो ये तो इसको छोड़ दो। इसमें क्या होता है कि लंबा वस्तु गोल दिखने लगता है और गोल वाला लंबा दिखने लगता है, ठीक। तो इसको छोड़ सकते हैं आप लोग, 3 ही लिखिएगा। चलिए, अगला समझिए, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके उपचार कैसे किया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका उपचार कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम आपको पहले बता दी हैं। ये क्वेश्चन दोबारा लिखा गया है, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, ये VVI क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा जा चुका है आपका, ठीक। क्वेश्चन है कि एक छात्र ब्लैक बोर्ड के काफ़ी नज़दीक बैठा है। एक स्टूडेंट है क्लास में और ये बोर्ड के काफ़ी निकट बैठा है, लेकिन वह बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पढ़ने में असमर्थ रहता है। एक बच्चा है और वो बच्चा क्लास में क्या होता है कि बोर्ड के सामने ही बैठा है, बगल में, फिर भी बोर्ड में जो भी शब्द लिखा हुआ है उसको पढ़ने में असमर्थ रहता है, मतलब ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाता है। वह किस दोष से ग्रसित है? सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये जो बच्चा है इसको कौन सा दोष है, मतलब निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, या फिर जरा दृष्टि दोष है, और इसका उपचार किस प्रकार करेंगे वो बताना है। देखिए, समझिएगा इसका आंसर, कि इसका आंसर समझिए सबसे पहले कि ये दूर दृष्टि दोष है और इसका उपचार हम लोग उत्तल लेंस से करेंगे। देखिए, समझिए, ये जो बच्चा है क्या हुआ कि क्लास में बोर्ड के सामने बैठा है, ठीक है, फिर भी वो बोर्ड को नहीं देख पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको निकट वाला चीज़ दिखता है, दूर वाला चीज़ नहीं दिखता। अब बोलिएगा सर कैसे दूर वाला चीज़, क्योंकि तो बोर्ड के बगल में बैठा, ठीक है। बोर्ड के बगल में जो बैठा है तो बोर्ड तो ऐसा थोड़ा कि बोर्ड के ऊपर बैठा होगा, बोर्ड तो थोड़ा बहुत दूर होगा, ठीक है। उसको नज़दीक वाला सामान तो दिखेगा, बुक में जो भी बेंच में किताब वगैरह रखा हुआ है तो वो तो उसको साफ साफ दिख रहा है ना, मतलब नज़दीक वाला चीज़ दिख रहा है। अब बोर्ड में लिखा हुआ चीज़ थोड़ा क्या है, दूर है, वो तो नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष कहेंगे, क्योंकि इसको निकट वाला चीज़ दिखता है, दूर वाला चीज़ नहीं दिखता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये, कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे कि हम लोग को मालूम है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस। अब क्वेश्चन पूछ दिया है कि अगर दूर दृष्टि दोष को दूर करना हो तो उत्तल लेंस का ही प्रयोग क्यों होता है, ठीक। आइए इसका आंसर समझते हैं कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का जो है ना प्रयोग होता है। ये हम लोग जानते हैं कि दूर दृष्टि दोष को दूर करना हो तो हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। अब क्वेश्चन पूछा है क्यों, तो क्योंकि उत्तल लेंस क्या होता है कि प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर जमा करने का काम करता है। इसका रीज़न ये है कि जो उत्तल लेंस होता है प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर जमा करने का काम करता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आ गया समझ में कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है। इससे क्या कहेंगे, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए अगला समझते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आइए इसका आंसर समझते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, तो वायुमंडल में सभी जगह का तापमान क्या होता है, एक समान नहीं होता है। वायुमंडल में सभी जगह का तापमान एक समान नहीं होगा, कहीं का तापमान ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। जिससे क्या होता है, वायुमंडल में जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं,
वायुमंडल में क्या होता है कि सभी जगह तापमान जो है, टेम्परेचर वो एक समान नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वायुमंडल में जब प्रकाश का किरण, वायुमंडल में जब प्रकाश का किरण क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, मतलब सघन से विरल या विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो क्या होता है कि वायुमंडल में ही इस प्रकार का अपवर्तन हो जाता है। वायुमंडल में भी क्या होता है, इस प्रकार का अपवर्तन हो जाता है। तो वायुमंडल में होने वाला इस अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, वायुमंडल में सभी जगह का तापमान एक समान नहीं रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो क्या होता है कि अपवर्तन के बाद वायुमंडल में होने वाले इस अपवर्तन को क्या कहेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में सभी जगह का तापमान जो है ना एक समान नहीं होता है। ठीक है, हर जगह का टेम्परेचर समान नहीं होता है, जिससे वायुमंडल में जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, इसलिए वायुमंडल में प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है कि वायुमंडल में ही इस प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। वायुमंडल में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो वहीं क्या होगा, वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होने के इस वायुमंडल में ही अपवर्तन होगा तो इस घटना को क्या कहेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, अर्थात इसको हम लोग शॉर्टकट में इस तरह से बोल सकते हैं। ये जो डेफिनेशन इतना लॉन्ग बोले, इसका शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं कि वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहेंगे? तो वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। लेकिन ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप लोग ऊपर वाला डेफिनेशन लिखिए, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना 2 लाइन 1 लाइन लिखने में शायद हो सकता है कि आपको पूरा मार्क्स ना मिले। ठीक है, तो वायुमंडल में होने वाला जो भी परिवर्तन है इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना घटती हैं? देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है कि जैसे तारों का टिमटिमाना, रात में तारे टिमटिमाते हैं, कौन सा रीज़न है ये? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसके अलावा अग्रिम सूर्योदय, देखिए सूर्य जब उगता है उससे आधा घंटा पहले और सूर्य जब डूबता है उसके आधा घंटा बाद भी हमें क्या होता है कि सूर्य उस एरिया में लाल दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उठता है, तो देखना उठने से पहले क्या होता है कि उस एरिया पूर्व साइड क्या होता है, लाल दिखाई देता है। इसके अलावा जब डूब जाता है उसके बावजूद भी आधा घंटा तक हमें लाल दिखाई देता है। इसका कौन सा रीज़न है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, इसके अलावा निलंबित सूर्योदय, मतलब देर से सूर्य का डूबना, तो सूर्य उठने से पहले आधा घंटा पहले का समय लाल दिखना। इसके अलावा सूर्य डूबने के आधा घंटा बाद भी लाल दिखना, ये सब क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। इसके अलावा गर्म हवा ऊपर उठना, ठीक है, ये सब वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। ठीक, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण के कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं? तो तारे टिमटिमाते हैं, सूर्य अग्रिम दिखाई देते हैं, सूर्य डूबने के बाद देर से भी दिखाई देते हैं, गर्म हवा ऊपर उठना, ये सब क्या है? गर्म हवा ऊपर उठना क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि तारे जो हैं वो क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? हमें देखना कि रात के समय में क्या होता है कि जो तारा होता है टिमटिमाते हुए नजर आता है, इसका रीज़न क्या है? ठीक, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, जिसके कारण क्या होता है कि कभी धुंधले दिखाई देते हैं तो कभी क्या होता है, चमकीले दिखाई देते हैं। इस तरह बार बार तारों का धुंधला या चमकीला दिखाई देना क्या होता है? तारों का टिमटिमाना कहलाता है। फिर से एक बार समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन ये था कि जो रात के समय में जो तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है, इसका रीज़न क्या है? ठीक, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा से जो प्रकाश निकलता है उस प्रकाश की तीव्रता कभी क्या होता है कि बढ़ जाता है तो कभी घट भी जाता है। ठीक है, कभी बढ़ जाता है, वो जो तीव्रता है प्रकाश लाइटिंग, कभी बढ़ता है तो कभी घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि तारे जो है कभी हमें धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, कभी तारे हमें धुंधला दिखाई देता है तो कभी क्या होता है, चमकीला दिखाई देता है। इस तरह ये जो बार बार तारों का धुंधलापन या चमकीलापन दिखाई देता है उसे क्या कहेंगे? तारों का टिमटिमाना कहेंगे। ठीक है, आइए समझ में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों? जैसे तारे जो है ना टिमटिमाते हैं
और जो ग्रह होते हैं वो नहीं टिमटिमाते हैं। इसका रीज़न क्या है? देखिए, तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। तारों की अपेक्षा ग्रह यानी कि तारा जो है ना पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन जो ग्रह है पृथ्वी से निकट है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका वायुमंडलीय अपवर्तन का औसत लगभग शून्य होता है। तारा पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है और जो ग्रह है पृथ्वी के लगभग निकट है, जिसके कारण क्या होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन लगभग ना के बराबर होता है। इसलिए जो होता है ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। आ गया समझ में? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि जो ग्रह होते हैं, क्वेश्चन ये था तारा टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो देखिए, तारा क्या होता है कि पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होते रहता है और कभी तारा चमकीला दिखाई देता है, कभी धुंधला दिखाई देता है, इसलिए वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते। इसका रीज़न ये है कि जो ग्रह है वो पृथ्वी के काफ़ी लगभग निकट है और निकट होने के कारण क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन का अभाव होता है, जिसके कारण हमें क्या होता है कि ग्रह टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अग्रिम सूर्योदय एवं निलंबित सूर्यास्त किस घटना के कारण होता है। यानी कि जब सूर्य उदय होता है तो उससे आधा घंटा पहले हमें लाल दिखाई देता है उस एरिया, और जब सूर्य डूबता है डूबने के आधा घंटा बाद भी लाल दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है? तो आंसर है कि यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसका मेन रीज़न क्या है कि वायुमंडलीय अपवर्तन, इसमें एक दिन का आभासी लंबाई 4 मिनट से बढ़ जाती है। ठीक है, 4 मिनट से क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, 4 मिनट से बढ़ जाती है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक, अगला प्रश्न है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखाई देता है। समझिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यानी कि जब सूर्य डूब उठता है या सूर्य जब डूबता है तो सूर्य जो है ना अंडाकार दिखाई देता है, जबकि दोपहर के समय क्या होता है कि यह गोल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? सूर्य जब उठता है या सूर्य जब डूबता है तो उस समय अंडाकार दिखाई देता है, लेकिन जब दोपहर का समय होता है सूर्य हमें गोला टाइप का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय यानी कि जब सूर्य उठता है और जब सूर्य डूबता है उस समय वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक और असमान रूप से होता है। जब सूर्य डूबता है या जब सूर्य उठता है तो उस समय जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है बहुत अधिक होता है और असमान रूप से होता है। जबकि दोपहर के समय में क्या होता है कि लंबवत प्रकाश की किरणें, जब दोपहर का समय होता है तो सूर्य का जो प्रकाश निकलता है तो वो लंबवत प्रकाश की किरणें गिरते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन ना के बराबर होता है। जब सूर्य दोपहर के समय क्या होता है कि लंबवत गिरता है सीधे, तो सीधे गिरने के कारण क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन ना के बराबर होता है। ठीक है, यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है कि जो सूर्य होता है अंडाकार हमें दिखाई देता है और जब दोपहर का समय होता है उस समय गोल दिखाई देता है। ठीक है, आ गया समझ में? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय क्या होता है कि ये सूर्य अंडाकार दिखाई देता है लेकिन दोपहर के समय गोल दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है? तो जब सूर्योदय या सूर्यास्त का समय होता है तो उस समय क्या होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो हमें क्या आता है अंडाकार दिखाई देता है। लेकिन जब दोपहर का समय होता है तो सूर्य हमारे ठीक ऊपर में होता है, तो ऊपर होने के कारण क्या होता है कि उससे जो भी किरण होता है, किरण रोशनी आता है, प्रकाश आता है, तो वो लंबवत आता है और लंबवत आने के कारण क्या होता है कि प्रकाश का ज़्यादा परावर्तन नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय हमें जो सूर्य होता है वो गोल दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो आइए इसको समझते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस, वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के गैस जैसे अणु हो, परमाणु, प्रकाश को अवशोषित करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस, वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस हो गया, जैसे CO2 गैस हुआ, नाइट्रोजन गैस हुआ, ये सब। ठीक है, विभिन्न गैस, अणु और परमाणु क्या करता है कि उस सूर्य का जो प्रकाश आता है उसको अवशोषित कर लेता है और कुछ समय के बाद क्या होता है कि यह प्रकाश के चारों ओर दिशाओं में फैल जाता है
प्रकाश के इस घटना को प्रकीर्णन कहेंगे। ठीक है, समझिए एक बार सिंपल शब्दों में समझिए। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहेंगे? तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि जब आता है, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश आता है और पृथ्वी में प्रवेश करता है, पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी का जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी का वायुमंडल में बहुत सारा गैस पाया जाता है, बहुत सारा धूलकण पाया जाता है। तो सूर्य का प्रकाश उस गैस या धूलकण से टकराने के बाद ये क्या होता है, चारों तरफ बिखर जाता है। ठीक है, बिखरने की इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। जैसे आपने अपने कमरे में जलते हुए लाइट देखे होंगे तो वो क्या होता है कि पूरे कमरा में उसका रोशनी फैल जाता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें वायुमंडल में जो भी धूलकण है ना ये फैलाने का काम करता है, इसको बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, तो जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में जो उपस्थित गैस का मात्रा है या फिर जो अणु परमाणु हो वो क्या करता है कि प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और कुछ समय बाद उसी प्रकाश को क्या करता है, चारों तरफ फैला देता है। फैलाने की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव क्या है? तो आंसर है जब कोलाइडी कण प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाते हैं, जब कोलाइडी कण प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाते हैं तो इस घटना को क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव कहेंगे। जब कोलाइडी कण प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाते हैं तो इस घटना को क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका समझिएगा, जब अंधेरे कमरे में खिड़की से प्रकाश की किरणें आती है तो उसके रास्ते में धूलकण चमकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अंधेरा कमरा है, ठीक, और उसमें क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश आता है तो आप ये देखिएगा कि उस सूर्य का प्रकाश में क्या होगा कि बहुत सारा धूलकण नजर आएगा। ये सब क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये सब टिंडल प्रभाव है। दूसरा है जब किसी कमरे में धुआं भरा हो, जब किसी कमरे में धुआं भरा हो और प्रकाश की किरणें आए तो उसके रास्ते में चमकते हुए कण दिखाई देते हैं। जब किसी कमरा है, ठीक है, उस कमरे में क्या होता है कि धुआं दिखाई देता है और लाइट आता है तो लाइट में क्या होगा कि लाइट से दिखेगा कि जो धूलकण है ना वो चमकता हुआ नजर आता है। ये सब क्या है? टिंडल प्रभाव है। ठीक है, तो समझिए टिंडल प्रभाव किसको कहेंगे? एकदम सिंपल सा बात है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो किसी कोलाइडी कण प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाते हैं। जब कोई कोलाइडी कण क्या होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है, इसे क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये बताएं कि जब किसी अंधेरे कमरे में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश आता है तो सूर्य का प्रकाश में बहुत सारा क्या होता है कि धूलकण हमें दिखाई देते हैं, इसी को क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये VVI क्वेश्चन है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? यानी कि जब आकाश साफ होता है तो वो हमें नीला कलर का दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो ये इसका आंसर को समझते हैं। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है? उतना ही कम होता है। तथा जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगा, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, इसलिए बैगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? ज़्यादा होता है। बैगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या है? कम है। और हमारी आँख बैगनी की अपेक्षा क्या होता है कि नीला कलर को ज़्यादा दिखता है। हमारे जो आँख हैं बैगनी कलर की अपेक्षा क्या होता है? नीला कलर को ज़्यादा दिखने लगता है। इसलिए क्या होता है कि जो आकाश का रंग होता है वो हमें नीला कलर का दिखाई देता है। ठीक है, समझिए आकाश का कलर नीला क्यों दिखाई देता है? तो जिस रंग का तरंग दैर्घ्य, इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जो है वो ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, लेकिन जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। इसलिए बैगनी और नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन हमारी आँखों को क्या होता है कि बैगनी की अपेक्षा क्या होता है कि नीला कलर ज़्यादा दिखता है, जिसके कारण क्या होता है कि स्वच्छ आकाश का जो रंग होता है वो हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं आकाश जो है ना काला कलर का दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं तो उसको आकाश क्या होता है? काला दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि वायुमंडलीय नहीं होने के कारण। पहला रीज़न ये है कि जब अंतरिक्ष में होते हैं ना तो अंतरिक्ष में क्या होता है कि वायुमंडल कम होता है। जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाइएगा वैसे वैसे क्या होगा? हवा कम होते जाएगा। तो वायुमंडलीय की कमी के कारण हमें क्या होता है कि वायुमंडलीय कमी के कारण क्या होता है कि जो अंतरिक्ष यात्री है उसको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। जैसे हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, एक तो सबसे पहली बात है कि वहाँ वायुमंडल कम होता है जिसके कारण हमें काला दिखाई देता है
आकाश का रंग। दूसरा रीज़न ये है कि प्रकाश का वहाँ परिकीर्णन नहीं होता है। अब वहाँ तो प्रकाश है नहीं, प्रकाश तो है लेकिन क्या होगा कि वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन नहीं, परिकीर्णन नहीं हो पाता है। तो ये दो रीज़न है जिसके कारण क्या होता है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसको आकाश क्या होता है, काला दिखाई देता है। दो रीज़न, पहला रीज़न वायुमंडल नहीं होने के कारण, दूसरा प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होने के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। बादल का रंग जो है ना सफ़ेद होता है, ऐसा क्यों? जो बादल होते हैं उन लोग, बादल का कलर सफ़ेद होता है, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर है कि बादलों का निर्माण जो है ना सूक्ष्म कणों से बना होता है। जो बादल का निर्माण होता है वो छोटे मोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ये सूक्ष्म कण क्या होते हैं कि अलग अलग आकार के होते हैं। बादलों का जो निर्माण होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और ये जो छोटे छोटे कण होता है वो अलग अलग आकार के होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि प्रकीर्णन का औसत लगभग एक समान हो जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन का औसत क्या होता है, लगभग एक समान होता है। यही कारण है कि बादलों का रंग जो है ना सफ़ेद नज़र होता है। ठीक है, बादलों का रंग सफ़ेद नज़र होता है, ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि बादलों का निर्माण जो है ना छोटे छोटे कणों से यानी सूक्ष्म कणों से बना होता है, और ये जो सूक्ष्म कण हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है लगभग एक समान होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें बादल का कलर सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। क्वेश्चन है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों? देखिए, जब सूर्य उगता है, ठीक है, उठने से पहले, और जब सूर्य डूबता है तो डूबने के बाद क्या होता है कि हमें वो लाल दिखाई देता है उस एरिया। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है कि सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, जिसके कारण क्या होता है कि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है कि सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, और वह ज़्यादा दूरी तय करता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण वो क्या होता है कि लाल रंग जो है हमें ज़्यादा दूरी तक साफ साफ दिखाई देता है। इसलिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय क्या होता है कि लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, रीज़न समझ में आया? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य हमें क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो इसका एक ही रीज़न है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है ना सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण लाल रंग हमें क्या होता है कि बहुत दूर दूर तक दिखाई देता है। यही रीज़न है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि खतरे का संकेत जो है ना वो लाल होता है, ऐसा क्यों? जैसे कहीं आप देखे होंगे खास करके ट्रैफिक वगैरह में, तो वह लाल रंग का लाल बत्ती जब जलता है तो हमें रुक जाना चाहिए, ऐसा क्यों? मतलब लाल रंग को खतरे का संकेत बताया जाता है, इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो ज़्यादा होने के कारण, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि उसका प्रकीर्णन कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण उसका प्रकीर्णन कम होता है और ज़्यादा दूरी तय करता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है कि ज़्यादा होने के कारण उसका प्रकीर्णन कम होता है, और प्रकीर्णन कम होने के कारण क्या होता है कि जो लाल कलर है वो ज़्यादा दूरी तक तय कर लेता है, इसलिए खतरे का जो संकेत होता है वो लाल होता है। यही रीज़न है कि जो खतरे का संकेत होता है लाल होता है, क्योंकि वो लाल कलर क्या होता है कि दूर रहने वाले व्यक्ति को भी साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो यहीं तक इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।